देखिए तो सेल डिवीजन हम लोग को शुरू करना था ना, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। इसमें इतना बता चुके थे कि सेल अपना जर्नी, सेल अपना आगे का जीवन कैसे जीता है। उस समय से शुरू कीजिए जिस समय सेल जस्ट बना, न्यू बॉर्न सेल, ठीक है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटे साइज में रहता है। तो नया सेल जब बनता है, अपना जर्नी शुरू करता है, नए सेल के रूप में जस्ट बना है ना, जस्ट जन्म लिया। उसके बाद क्या होता है, उसका साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने के बाद फिर वो क्या करता है, अब वो डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद फिर 2 डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है। फिर वो डॉटर सेल्स फिर अपना साइज बढ़ाते हैं और फिर वो डिवाइड करते हैं। इस तरीके से इनका प्रोसेस, नया बनना, फिर डिवाइड करना, फिर नया बनना, साइज बनाना, फिर डिवाइड करना, लगातार उनका चलता रहता है। यानी एक सेल का लाइफ कैसे कंटिन्यू करता है, पहले वो नए सेल के रूप में बनता है, उसके बाद फिर क्या होता है, साइज बढ़ता है, फिर डिवाइड करता है ना। तो ये जो इसका लाइफ का जर्नी है, इसी को हम लोग सेल साइकिल कहेंगे, ठीक है। तो सेल लीड्स इट्स लाइफ in a cyclic manner in which they born first, then grow in size, and then divide into 2 डॉटर सेल्स, और 2 डॉटर सेल्स में ये डिवाइड करता है। और उसके बाद ये जब नए 2 डॉटर सेल्स बने, अब कहाँ आ जाएगा, फिर दे बॉर्न, यानी नए सेल बने तो उनका बर्थ हुआ, फिर से वो ग्रो करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। सो दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। अब एक चीज देखिए, हम लोग हमेशा यहाँ कहते हैं डॉटर सेल्स। ये कई बार कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग सोचते हैं जब डॉटर सेल बोल रहे हैं तो सन सेल भी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेल्स को हमेशा फेमिनाइन जेंडर में ही बोला जाता है। रीजन क्या है, दैट व्हिच गिव्स बर्थ इज ऑफ फेमिनिन नेचर। तो सेल irrespective of the gender, it can give rise to a new cell. That is why the cells are called as those who are birth givers, those who are dividing are mother cells, and those who have been formed are daughter cells. क्योंकि डॉटर सेल फिर जब एनलार्ज होंगे, बड़े होंगे, तो वही मदर सेल बनेंगे। इसीलिए मदर डॉटर सेल, ठीक है। दिस इज द रीजन। ये इसके बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दूसरा चीज है कि सेल, जो पिछले क्लास में बताए थे, जब नया नया बनता है तो उसका न्यूक्लियस क्या दिखाई देगा, कंपैरेटिवली लार्जर, और साइटोप्लाज्म क्या होगा, कंपैरेटिवली लेसर इन क्वांटिटी या वॉल्यूम एंड क्वाइट डेंस। ये साइटोप्लाज्म है, इसका नेचर होगा डेंस प्लस लेसर इन वॉल्यूम। ये गाढ़ा भी होगा और इसका वॉल्यूम कम होगा। ये न्यूक्लियस है और इसका नेचर कैसा दिखाई देगा, appears
लार्जर इन साइज। ठीक है, अब टाइम पास करेगा, टाइम पासेस, साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेस। सेल का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अब सेल का साइज जो बढ़ रहा है, इट इंक्रीजेस in size by accumulating more cytoplasm। तो समय के साथ जब ये बढ़ेगा तो इसके साइटोप्लाज्म की मात्रा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तब ये दिखाई कैसे देने लगेगा, अब देखिए तो ये वही साइटोप्लाज्म है, लेकिन इसका कंडीशन क्या है, लेस या लेसर डेंस देन अर्लियर। पहले से कम गाढ़ा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि समय के बाद इसे बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए क्या होगा, इसमें वाटर एक्यूमुलेशन होगा। तो जब वाटर का वॉल्यूम इसमें बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो डेंसिटी क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा, सॉल्युबल हो जाएंगे मटेरियल्स। इसमें क्या होगा, कम डेंस नजर आएगा। और देखिए तो न्यूक्लियस, ये वही न्यूक्लियस है, appears smaller, WRT यानी with respect to the cytoplasmic volume या सेल। सेल के मुकाबले इसका न्यूक्लियस छोटा नजर आने लगेगा, या साइटोप्लाज्म के मुकाबले पहले बड़ा लग रहा था, अब साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम के मुकाबले इसका न्यूक्लियस छोटा नजर आने लगेगा। ये फीचर हम लोग को दिखेंगे। और उसके बाद जो कहा गया है, ये जो ग्रो इन साइज, यही है इसका सिचुएशन। और उसके बाद अब ये जाएगा डिवीजन की ओर, देन इट गोज फॉर डिवीजन। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए। बात नहीं, तो इस सेल का लाइफ हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ये स्मॉलर इन साइज, ये लार्जर इन साइज, और उसके बाद ये दो डॉटर सेल में टूटा, और ये इक्विवेलेंट टू ये है। दिस इज हाउ फिगर डिपिक्टिंग the progress of life of a cell। तो हर बार ये रिपीट कर रहा है इसको। This figure shows that the life of a cell proceeds in a cyclic manner। इसका मतलब इसका लाइफ कैसे चलेगा, एक साइकिल में, है ना, एक साइक्लिक मैनर में, in which cell division is an essential part, जिसमें कि सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका।
इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लाइफ को, है ना, सेल को हम लोग कहते हैं कि इसका लाइफ एक साइक्लिक मैनर में रन करता है। अब सेल साइकिल में, अब तो सेल के लाइफ को हम लोग सेल साइकिल कह सकते हैं। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसीलिए इसका चैप्टर नेम भी रखा गया है। अब एक चीज बताइए, अपने लाइफ साइकिल के दौरान सेल क्यों डिवाइड करेगा? क्यों जैसा है वैसे ही नहीं रह जाता? तो व्हाई डू सेल्स यूज्ड टू डिवाइड? सेल को डिवाइड करने का जरूरत क्यों पड़ा? बड़ा हुआ और बड़ा हो जाता, और बड़ा है और बड़ा होता, बढ़ते ही चला जाता, कोई लिमिटेशन तो था नहीं। जिन मॉलिक्यूल्स से ये बने हैं, ये सभी मॉलिक्यूल्स अर्थ पे अवेलेबल है। जो बायोमॉलिक्यूल्स करके चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे सेल का ईच एंड एवरी कंपोनेंट, राइट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द सेल वॉल, जो यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में है, उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो, और न्यूक्लियस, ये सारा चीज एक सेल का जिन मटेरियल से बना है, वो सारा मटेरियल अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ के सॉइल के ऊपरी लेयर में सब प्रेजेंट है। इसका मतलब जिन चीजों से सेल बना है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है ना, एनफ है, तो बढ़ता चला जाता। व्हाई देयर इज ए नीड टू डिवाइड इटसेल्फ? इसीलिए अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाई डू ए सेल डिवाइड? क्या जवाब देना चाहिए इसका? तो देखिए, बहुत रिसर्च करने के बाद दो स्कूल ऑफ थॉट्स आए। स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं मतों को मानने वाले। हालांकि दोनों स्कूल ऑफ थॉट एक ही तरफ जाता है, एक ही डायरेक्शन की ओर जाता है, और वो है कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियस। किसी भी सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर। तो हर चीज, दोनों जो मेथड है, दोनों जो रीजनिंग है कि व्हाई डू सेल डिवाइड, वो एक ही डायरेक्शन की ओर जाता है कि न्यूक्लियस के कंफर्ट की बात है। न्यूक्लियस अपने कंफर्ट के लिए सेल को डिवाइड कर देता है। तो हम लोग इसके आंसर में लिखते हैं, देयर आर टू पॉपुलर रीजंस फॉर द सेल डिवीजन। पहला रीजन है कि न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम रेशियो डिक्लाइंस with growth of the cell। पहला रीजन कहता है जैसे जैसे समय बीतता है सेल का साइज बढ़ेगा। हम लोग देख ही चुके, कितना बार इसको रिपीट किए और देखे रहे, समय के साथ क्या होता है, सेल का साइज बढ़ जाता है, यानी साइटोप्लाज्म बढ़ता है, न्यूक्लियस वही के वही रह जाता है। तो दोनों का अगर रेशियो लेते हैं तो पाते हैं क्या, एक कांस्टेंट हो गया, कौन, नॉमिनेटर, और वेरी कौन कर रहा है, डिनोमिनेटर, वही बढ़ता ही जा रहा है। रेशियो पे क्या असर पड़ेगा, जिससे डिवाइड करने वही डिवाइड करने वाला मटेरियल अगर बढ़ता चला जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, छोटा आता जाएगा। जैसे पहले 10 था, अब 50 हो गया, आने वाले समय में 100 हो जाए, 500 हो जाए, 1000 हो जाए, रिजल्ट क्या आएगा, छोटा होता जाएगा ना। तो कहता है इस वजह से सेल डिवाइड कर देता है। पहला रीजन बताता है या पहला प्रूफ बताता है कि न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम का जो रेशियो है वो समय के साथ घटने लगता है, इसीलिए सेल डिवाइड करता है। और दूसरा ग्रुप इसका रीजन आउट क्या करता है कि सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो of the cell declines with the growth in the cell। सेल में ग्रोथ के बाद उसका
सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो जो है वो घटने लगता है। ये तो फिर भी कुछ कुछ समझ में आ रहा था, ये पता चल रहा है ऐसा क्यों? तो यहां तक लिखिए, उसके बाद बारी बारी से दोनों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इधर देखिए, तो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट ये बताता है कि न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म का रेशियो, यानी कोई एक बढ़ रहा होगा कोई एक घट रहा होगा, तो कौन घटेगा? देख के ही लग रहा है कोई नहीं घटेगा, न्यूक्लियस अपना साइज नहीं बदलता। तो बढ़ रहा होगा कोई, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ रहा है, इससे न्यूक्लियस को क्या तकलीफ होगी कि न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि सेल शुड डिवाइड। देखिए क्या है, अगर हम एक कंपनी चलाते हैं, आप ऐसे समझिए, अगर हम एक कंपनी चला रहे हैं, हम सिंगल हैंडेडली सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, और मेरा कस्टमर बेस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरा कस्टमर बढ़ रहा है, 50, 100, 200, 500 कस्टमर का ऑर्डर हम आसानी से एक सिंगल हैंडेडली हैंडल कर सकते हैं, उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन 2-2 लाख 4-4 लाख अगर कस्टमर ऑर्डर आएगा, हम पूरा कर पाएंगे अकेले? पॉसिबल नहीं। तो हमें क्या करना होगा, या तो हमें स्टाफ रखना होगा सबऑर्डिनेट, या कंपनी डिवाइड कर देना होगा, ये इतना वो देखे इतना हम देखें। सेम थिंग हैपेंस विद द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हर चीज को कंट्रोल करने के लिए सेंटर पॉइंट है, ठीक है, लेकिन जिन पे ये कंट्रोल रखेगा, अगर वो एलिमेंट्स यानी वो कंपोनेंट्स इसके बियॉन्ड कंट्रोल चले गए, मतलब जितनों को ये कंट्रोल कर सकता है उससे अगर इनकी संख्या अधिक हो गई, तब क्या ये इन सभी को कंट्रोल कर पाएगा? नहीं। उस समय क्या करना होगा, या तो पीछा छुड़ा ले, कंट्रोल करना बंद कर दे, अब नहीं हो पाएगा, गिव अप कर दे, या फिर जिन्हें कंट्रोल करता है उनकी संख्या को, उनके नंबर को लिमिट कर दे। दो ही उपाय हो सकता है ना, या तो छोड़ के चला जाए, या फिर जिनको नहीं कर सकता उनको हटा दे, जिनको कर सकता उनको रखे। इसका उपाय क्या होता है, ये दूसरा वाला चुनता है, हम जिन्हें कंट्रोल, जहां तक कंट्रोल कर सकते हैं उनको रखे, बाकी को हटा दे। तो बाकी को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसलिए पहले खुद को डिवाइड करता है। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गया, अब दोनों अपना अपना हिस्सा बांट लेता है, और इस तरीके से साइटोप्लाज्म पर न्यूक्लियस का फिर से प्रॉपर कंट्रोल आ जाता है। यानी इसने अब 2 डायरेक्टर रख लिए, एक खुद हो गया और एक दूसरा, और दोनों बांट लिया, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये, तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये, और इस तरीके से वो इस सिस्टम को चला रहे। So this is the reason why cells divide, because the nucleus start to lose control over the cytoplasm which has overgrown. साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया है जिसमें न्यूक्लियस का कंट्रोल रह नहीं जा रहा है। से फॉर एग्जांपल, अगर एनिमल सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को अब और ज्यादा डिवाइड कराने का जरूरत है, और ज्यादा प्रोटीन प्रोवाइड कराने का जरूरत है, लेकिन नंबर इतना ज्यादा है, हर एक को उतना प्रोटीन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो सेल का क्या होगा, एनर्जी जनरेशन घट जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर आप एक इंडस्ट्रियल टाउन है और आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का डेफिशिएंसी हो गया, डेफिसिट हो गया, आपका इंडस्ट्री रन करेगा, मशीन रुक जाएगा। उसी तरह से सेल के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया को सफिशिएंट मटेरियल्स ना मिले, एनर्जी जनरेशन क्या होगा, घट जाएगा। तो सेल में एनर्जी कम होगा तो सेल विल डाई, शट डाउन कर जाएगा। तो एक छोटा एग्जांपल था कि अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाता है तो क्या होने वाला। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि तुम ये करो तुम वो करो, कंट्रोल करने का ये भी मतलब होता है कि उन्हें सपोर्ट भी दे, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो इसलिए बोथ वे इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू हैंडल द सिचुएशन। तो लिखिए इसके बारे में, फर्स्ट न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम रेशियो डिक्लाइंस, यहां तक करके डैश दीजिए, यहां तक गिरा हुआ है वहां तक लिखे डैश दीजिए। न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म रेशियो डिक्लाइंस करके डैश दो।
ओके, लिखिए विथ टाइम the volume of cytoplasm with time the volume of cytoplasm increases, and so volume of cytoplasm increases, and so the nucleus becomes in a limiting state. Nucleus becomes in a limiting state to control. The nucleus becomes in a limiting state to control the entire cytoplasm. Therefore, it tries to find way. इसलिए ये रास्ता ढूंढना चाहता है. Therefore, it tries to find way to reduce the cytoplasmic volume to gain back, GAIN, gain मतलब प्राप्त करना, to gain back its control. To gain, GAIN, to gain back its control. यानी ये कोशिश करता है कि किस तरह से साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम मात्रा घटा दे ताकि वापस अपना कंट्रोल ले. ये कब कैसे कर पाएगा? जब एक ही उपाय है, सेल दो भाग में बढ़ जाए तो क्या होगा? साइटोप्लाज्म अपने आप घट जाएगा. पैरा चेंज करके लिखिए. Therefore, it divides the cell. Therefore, it divides the cell so that the volume of the cytoplasm reduced in the new cell, so that the volume of the cytoplasm is reduced in the new cell. ये पता चल गया क्यों सेल डिवाइड करेगा. पहला रीजन ये बताता है कि न्यूक्लियस को डिफिकल्टी होती है, इसीलिए वो साइटोप्लाज्म को बांट देता है दो भाग में, और ये तभी होगा जब से फ्यूजन होगा. दूसरा है सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो. ये थोड़ा समझने का है. देखिए तो आप लोग मैथमेटिशियन हैं, अभी 10th पास करके आए हैं तो इतना तो याद ही होगा. सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है ना. सही है, यहाँ तक हमको याद है. और वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ये शायद 4/3 पाई r क्यूब होता है. ठीक कह रहे हैं? अब अगर r, ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हम लोग को दोनों का रेशियो लेना है. यहाँ क्या है? सरफेस एरिया में वॉल्यूम रेशियो लिया है ना, तो हम भी सरफेस एरिया में वॉल्यूम रेशियो ले लिए. अब जरा कट कुट कीजिए तो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r क्यूब से r स्क्वायर कटेगा, नीचे r बचेगा और ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो बचेगा क्या? 3/r
यानी इसको अगर शॉर्ट में एस ए लिखे सरफेस एरिया, वॉल्यूम के लिए वी लिखे या VOL लिखे, ठीक रहेगा। तो इसीलिए दिस इंप्लाइज टू करके एस ए यानी सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम इक्वल टू 3/r लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये था एट इनिशियल स्टेज, शुरुआती दौर पे जब सेल नया नया बना है, हम लोगों ने उस समय ये एक्सेस किया। अब when the cell is older, अब सेल पुराना हो चुका है, क्या होगा, साइटोप्लाज्म बढ़ाया होगा, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो सेल का स्फीयर भी तो बढ़ गया, क्या वो उसी रेडियस के साथ रहेगा क्या? नया वाला रेडियस पहले वाले रेडियस से बड़ा होगा ना, तो नए वाले रेडियस को Rn कर दें, R फॉर रेडियस, N फॉर न्यू, और पुराने वाले रेडियस को R फॉर रेडियस, O फॉर O कर ओल्ड कर दें। थ्री बाई आर ओ, ठीक है। अब यहां क्या कर रहे हैं, व्हेन द सेल इज ओल्डर, Rn इज द न्यू रेडियस लिख सकते हैं, सच दैट, ऐसा है, सच दैट Rn इज मच मच लार्जर देन Ro, काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देख लीजिए, छोटा सा सेल था, अब काफी बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो, ये क्या हो जाएगा, 3/Rn होगा। सर, ये जो RO दिया है, तो ये छोटा वाला के लिए या फिर जो न्यू बना बड़ा वाला उसके लिए? Rn नए वाले के लिए है, जो न्यू बड़ा N वाला फॉर न्यू, दिया। N फॉर न्यू, O फॉर ओल्ड, ठीक है। तो पहले जो हम लोग को मिला था वो क्या था, 3/Ro, अब क्या मिल रहा है, 3/Rn। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सब कोई कीजिए, यहाँ तक उतारी ना, ये तो बता ये बस एज्यूम करने के लिए था। सरफेस एरिया को ऐसे लिख दिए, वॉल्यूम को VOL। अब इसका कोई काम नहीं, यहाँ तक आइए। अब यहां अगर कहें, कंपेयर कीजिए तो ए से बाई वॉल्यूम, इनिशियल स्टेज, और ए से बाई वॉल्यूम, फाइनल स्टेज, कौन बड़ा है और कौन छोटा? फाइनल वाला वाला। इसका वैल्यू आया 3/Ro और इसका वैल्यू आया है 3/Rn। तो कुछ लोग कहना चाह रहे हैं कि 3/Ro इज ग्रेटर देन 3/Rn या 3/Rn इज ग्रेटर देन 3/Ro। कौन वाला क्या कहना चाह रहा है? 3/Rn। इस पे एक वोट, दो वोट टैली लगाते जा रहे हैं, और 3 वोट और 4 वोट, और चलिए इसको एक वोट मिला, ये बेचारा था आपका, किसको वोट जाएगा? 2 ही है। चलिए आप कंफ्यूज हैं, आपका क्या करना है? इसको आप वोट दे रहे हैं, पहला, मतलब वो दोस्त दे रहा है इसी वजह से कि आपको इसका लॉजिक पता है। ऐसा मत समझिए कि कह दिए बस हो गया, इसको सॉल्व करके दिखाना होगा। पहला कि दूसरा? पहला। वाह, बराबर बराबर। आपका क्या कहना है? आपको नहीं पता चला? पहला।
अब पहला बोलने वाले उस पे डाउट हो रहा है। ये प्रूव करेंगे कि ये क्यों ऐसा है, कैसे ये बड़ा हो रहा है इससे। सर आर एच आर ओ से बड़ा है और हाँ। डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऊपर वाला तो फिक्स है, कांस्टेंट है ना, नॉमिनेटर नहीं बदल रहा है। जब डिनोमिनेटर बढ़ने लगेगा तो रेशियो का वैल्यू क्या होगा, घटने लगेगा। दैट इज व्हाई इट विल बी लेसर एंड दिस विल बी ग्रेटर। अभी पॉज करते समय हम क्या बोले थे, हम बोलना नहीं चाहेंगे, भूलना नहीं चाहेंगे डॉट 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 डॉट। तो न्यूअर सिचुएशन में क्या दिखाई दे रहा है कि सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो कहां जा रहा है, घट जा रहा है। और पहले क्या था, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो बड़ा था। तो अब ये सवाल है कि इसका क्या ऐसा रोल है कि सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा अच्छे से बोलिए, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को घटाना क्यों चाहेगा, यही तो सवाल है। नहीं करना है ना उतना बड़ा रेडियस। नहीं, यहाँ पे वो बात करूंगी। ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है, ये पूरा पूरा हिंट है और इसी पे इसका आंसर टिका हुआ है। तो जाहिर सा बात है, कोई मैथ्स को यूज करने वाले ने ही ये लॉजिक दिया होगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक यही है। कोई और कोशिश करना चाहेंगे? नहीं, चलिए देखिए क्या होता है। बैलून जो है ना, उसको एक स्फीयर की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या होता है, अगर सेल को बैलून की तरह समझे तो बैलून के अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी बढ़ रहा है, तो फॉर्मेशन एक्टिविटीज और ब्रेकडाउन एक्टिविटीज दोनों तेज हो रही है। फॉर्मेशन एक्टिविटी के लिए बाहर से न्यूट्रिएंट मंगाना होगा। तो ये वैसा सिचुएशन है किसी कंट्री में कि उसका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इंपोर्ट करने का कैपेसिटी नहीं बढ़ पा रहा है। प्रोडक्शन, जो न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन है उसका कैपेसिटी नहीं बढ़ पा रहा है। अंत में क्या होगा, उस कंट्री के लोग भुखमरी के शिकार होंगे, स्टार्वेशन डेथ होगा। उसी तरह से सेल का है क्या, जब सरफेस एरिया नहीं बढ़ रहा है, सेल में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कहां से होता है, बाहर से अंदर आएगा, किससे, सरफेस एरिया के थ्रू ही ना। अब सरफेस एरिया उतना नहीं बढ़ा जितना रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल बढ़ गया। जब आने जाने का रास्ता कम है और सामान को ज्यादा अंदर लेकर आना है, तो सोच रहे हैं एक स्ट्रेस आएगा, एंड दिस स्ट्रेस विल start to exploit the cell and cell will start to die. इसलिए वो डिस्ट्रक्शन की ओर जाने लगेगा। तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो घटाना पड़ेगा। अब वो यहाँ चला गया था, यहाँ से यहाँ अगर आ जाए तो देखिए तो जितना है उससे कहीं ज्यादा उसका सरफेस एरिया है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसानी से हो सकता है। इसीलिए वो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो को बढ़ाने के लिए सेल डिवीजन करेगा। आई बात समझ में? ये ज्यादा लॉजिकल है ना, दिस इज मोर लॉजिकल देन द अर्लियर वन। इसलिए इसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा मैथ्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इसी लॉजिक पे ये बेस्ड है। ठीक है, अब लिखिए, यहाँ तक हो गया? अच्छा, इसको पूरा कीजिए पहले।
हो गया? लिखिए, in the final stage the surface area by volume ratio SA by VOL, देखिए surface area by volume ratio short में, in the final stage the surface area by volume ratio becomes, in the final stage the surface area by volume ratio becomes lesser. In the final stage the surface area by volume ratio becomes lesser than the initial stage. Initial stage. In the final stage, the surface area by volume ratio becomes lesser than the initial stage. In the life cycle of a cell. In the life cycle of a cell. In the life cycle of a cell. Of a cell. Full stop. This impacts. ये असर डालता है. This impacts on the area allowed. This impacts, IMPACTS. This impacts on the area allowed, ALLOWED, allowed for exchange of materials, between the cell and external surface. This impacts the allowed surface area, बोले ना, allowed surface area for exchange of materials between the cell and external surface, because with the rise in requirements, of nutrients, because with the rise in requirements of the nutrients, the import capacity is limited by the surface area. Full stop. This will harm the cellular existence. सेल को उपस्थित रहने में दिक्कत देगा. This will harm the cellular existence and therefore it divides. To come back, therefore it divides to come back to a state where the surface area by volume ratio was higher. To come back to the state where the surface area by volume ratio was higher. समझ में आया? सेल क्यों डिवाइड करेगा? दिस इज द प्राइमरी रीजन व्हाई द सेल शुड डिवाइड. अब देखिए, the life cycle of a cell is divided into
2 phases, 2 फेज में डिवाइड किया गया है। एक है इंटरफेस और दूसरा है एम फेज। इंटरफेस है द स्टेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए सेल, और एम फेज है द डिवाइडिंग स्टेज ऑफ ए सेल। ये होता है इट इज नियरली 95% of the time of life of a cell, यानी सेल के जीवन का 95% हिस्सा लगभग वो रहता है इंटरफेस। और उसी तर्ज पर इसका कितना हो जाएगा? इट इज नियरली 5% of the time of life of a cell। ठीक है। अब देखिए इंटरफेस को हम लोग बांटते हैं 3 स्टेजेस में, G1 स्टेज या फेज, एस फेज और G2 फेज। यहां G बराबर होता है गैप, एस बराबर होता है सिंथेसिस। ठीक है। और एम फेज इसको बांटते हैं 2 टाइप में, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है। माइटोसिस के बारे में अभी इतना ही कहते हैं, इट इज completed in a single cycle of operation। और meiosis के बारे में कहते हैं it is completed in double cycle of operation। It is completed in double cycle of operation। यहाँ तक लिखिए, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सच्चाई है तो इस तरीके से देखिए, एम फेज में आने के बाद कोई सेल माइटोसिस करेगा, कोई सेल मियोसिस करेगा, है ना। तो अगर सेल साइकिल को एक सर्कल में दिखाएं तो हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लगभग यहाँ सेंटर होगा, ठीक है, और यहाँ पे लगभग सेंटर होगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या बोले हैं, 95 of the time is spent as interface।
तो यहां से लेके इतना बड़ा इंटरफेस होगा। अभी बनाइएगा नहीं, पहले देखिए, ठीक है। इस इंटरफेस में ये हुआ G1, ये है S और ये है G2। G1 के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट टैगलाइन देते हैं क्या? स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। G1 फेज है, स्टेज ऑफ ग्रोथ, सेल बढ़ेगा भी, सॉरी, और इसमें तैयारी करता है प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें प्रिपरेशन करता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। एस के लिए कहते हैं स्टेज फॉर डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के नंबर को बिना बदले हुए डीएनए रेप्लिकेशन करने का स्टेज है। एंड सेंट्रोसोम डिवीजन इनटू 2। ये किसके लिए? एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम तो होता नहीं, इसलिए प्लांट सेल में एप्लीकेबल नहीं होगा। G2 फेज स्टेज फॉर प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। ये एक्चुअल स्टेज है जब सेल डिवाइड होने की तैयारी करेगा। और ये है एम फेज, ठीक है। इस एम फेज को हम लोग बांटते हैं दो हिस्सों में। पहला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा एम फेज है, यहां से लेके यहां तक एम फेज। ये हिस्सा है KARYO KINISIS, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब समझते हैं? नहीं, न्यूक्लियस। और काइनेसिस डिवीजन, यानी आउट ऑफ द सेम फेज मेजर पोर्शन इज विथ न्यूक्लियर डिवीजन। और ये जो छोटा सा पोर्शन बचा ये है साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, या कह सकते हैं सेल डिवाइडिंग इनटू 2, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसको दूसरा कलर दे दे, इसको हम लोग 1, 2, 3 और 4 फेज में बांटते हैं। पहला कहलाता है प्रोफेज, दूसरा कहलाता है मेटाफेज, दिखाई दे रहा है, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये है जो एम फेज आया, ये जो एम फेज आया फॉर माइटोसिस। माइटोसिस करने वाले सेल इस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस को बिताते हैं। तो फिगर डिपिक्टिंग
the different stages of life and cell division of mitosis doing cells. इसको पूरा कीजिए.